वेलकम टू चाणक्य कोचिंग सेंटर। मेरा नाम सुजीत कुमार यादव है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की चैप्टर थर्ड है ये। फर्स्ट और सेकंड हमने इंग्लिश में देखा था। चैप्टर थर्ड को हम हिंदी में देखते हैं क्योंकि हिंदी में हमें क्या होगा, ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगी। मैं आपको इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँगा जहाँ दिक्कत होगी आपको। ठीक है, तो आइए इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं बिना लेट किए हुए। क्लास 12 का ये चैप्टर है जिसमें हम पढ़ना है। हमने अभी तक 2 चैप्टर जो पढ़े हैं उसमें हमने पढ़ा क्या कि पूरे हमने कंट्री को पहले एक किया कि जो जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे उन सब ने मिलकर क्या किया था, हमें गुलाम बनाने की कोशिश किया था। ब्रिटिशर्स उससे पहले जो आए थे वो उन्होंने हमें क्या किया था, हमें तोड़ने की कोशिश किया था। उनकी पॉलिसी क्या थी, डिवाइड एंड रूल का। वो लोग ये भी सोच रहे थे कि हम इंडिया से जाने से पहले क्या करें, इंडिया को इतने पार्ट में तोड़ दें कि इंडिया दोबारा हमारे ऊपर नज़र उठा के न देखें। समझे, ये सारी चीज़ों को लिखते हुए ब्रिटिशर्स इंडिया को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें हमने क्या किया कि पूरे कंट्री को एक करने का काम किया। उसमें मेन रोल हमारे निभाए, प्रिंसली स्टेट्स के जो मेन रोल निभाए एक करने में वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा कि डेमोक्रेसी हमने कैसे इस्टेब्लिश किया, कैसे कांग्रेस पूरा लगातार 3 चुनाव 3 इलेक्शन में अपना डोमिनेंस बना के रखा। फिर बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे कांग्रेस का गिरना शुरू हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो चैप्टर थर्ड है ये हमारा डेवलपमेंट के ऊपर है कि हम डेवलपमेंट हमें कैसे करना है, किस पॉलिसीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें डेवलपमेंट करना है। इन सब तीनों चैप्टर के बारे में एक हमारा पहला चैप्टर ये बोलता है कि हमारे भारत के पास 3 चुनौती थी। पहला चुनौती क्या था कि देश को एक करना, दूसरा चुनौती था देश में चुनाव कराना, तीसरी चुनौती हमारी थी और आखिरी चुनौती देश में डेवलपमेंट करना, जो कि हम चैप्टर थर्ड में पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए चैप्टर थर्ड को हम शुरू करते हैं। अगर मेरे चैनल में आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा ताकि 12th में भी उसके क्या होगा, कुछ अच्छे नंबर से वो पास हो सके। ठीक है, चलिए मैं आपको डेवलपमेंट के बारे में बताऊं उससे पहले यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि जो विकास का अर्थ जो होता है लोगों के लिए अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है। जैसे उदाहरण के लिए बताएं कि जो फैक्ट्री के इंडस्ट्रियलाइजेशन वाले जो इंडस्ट्रियल पीपल होते हैं जो स्टील प्लांट लगाने की योजना बना रहे हैं, ठीक है, एक शहरी उपभोक्ता जो स्टील का उपयोग करता है और एक आदिवासी जो उस क्षेत्र में रहता है, तीनों के लिए क्या है, विकास के अलग अलग विचारधारा है, जिसके कारण हमारे डिस्कशन में भी क्या आता है, विरोधाभास आता है। मतलब डिस्कशन में भी क्या आते हैं, कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं, सबका स्ट्रगल, ठीक है, बहस आ जाता है। ठीक है, क्लियर, कॉन्फ्लिक्ट जो होता है इन सबको क्या करता है, बर्थ करता है, जन्म देता है। विकास का अर्थ था अधिक आधुनिक बनाना। मतलब क्या, विकास डेवलपमेंट का अधिक मतलब क्या होता है कि जितना हो सके उससे ज़्यादा, जितना हो सके उतना क्या करना, हमें मॉडर्न करने की कोशिश करना है। किसको, किसी भी एरिया को। आधुनिक का अर्थ क्या होता है कि पश्चिमी के औद्योगिक देशों जैसा बनना। मतलब जो वेस्टर्न कंट्री है हमारे वर्ल्ड में, जो वेस्टर्न कंट्री है उनके जैसे क्या करना, हमें बनना। यही था हमारा क्या, विकास। ठीक है, तो चलिए इस विकास के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले आधुनिकीकरण का विकास जो मेन टॉपिक है इसके बारे में जानते हैं कि क्या कहता है इसमें कि भौतिक प्रगति और वैज्ञानिक तर्क संगतता के विचार से जुड़ा है। ठीक है, मतलब इसमें बोलता है कि फिजिकल फैक्टर्स पर डिपेंड है। ठीक है, जो साइंटिस्ट हैं उनकी क्या सोच है, जो ये क्या बोलते हैं साइकोलॉजिस्ट है उनकी क्या सोच है, उन्हीं पर डिपेंड क्या है आधुनिकीकरण का विकास डेवलप है। कहता है स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारत के सामने आधुनिक विकास के 2 मॉडल आए थे। कितने मॉडल आए थे, 2। पहला आया था कि उदार पूंजीवादी मॉडल जैसे कि यूरोपीय और अमेरिका के अधिकांश हिस्सों में था। ठीक है, और दूसरा था साम्राज्यवादी मॉडल जैसे कि सोवियत संघ में था। दोनों मॉडल के बारे में आपको क्लियरली समझाता हूँ। पूंजीवादी मॉडल क्या होता है, याद रखिएगा कि पूंजीवादी मॉडल में पूरी कंट्री में जितने भी होल पीपल्स, जितने भी पीपल्स हैं उसमें हमें ये देख के चलना पड़ता है कि डेवलपमेंट की ओर आगे कौन चल रहा है। जो डेवलप हो रहा है हम उसको पूंजीवादी में क्या करते हैं, उसको और ऊपर डेवलप करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मतलब जो डेवलप नहीं हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि अंबानी हमारे इंडिया में ना, तो अंबानी जैसे पैसे वाला है, ज़्यादा फैक्ट्री है, टाटा ज़्यादा अमीर है, तो इन्हीं सबको बढ़ाने का काम करता है पूंजीवादी। लेकिन समाजवादी मॉडल क्या कहता है कि जो डेवलप है, जो डेवलपिंग में है उसको होल्ड कर दो, मतलब उसको रोक दो, और जो डेवलप्ड मतलब जो डेवलपिंग का शुरू है, मतलब जो विकास के अंदर अपनी शुरुआत किया उसको ऊपर उठाओ, और जो विकास का स्तर जिसका ऊपर हो गया उसको क्या करो, नीचे करने की कोशिश करो। नीचे नहीं, मतलब उसको रोक दो। ठीक है, जब दोनों बराबर आएंगे फिर उसको साथ लेके चलते हैं। मतलब क्या है, समाजवादी में क्लियर है, समझ आता है ये कि समाजवादी जो मॉडल होता है इसमें सबको साथ लेके चलने की कोशिश करता है। पूंजीवादी मॉडल में क्या होता है, सबको नहीं, जो
सबसे आगे निकल गया उसी को साथ में लेके चलो, जो पीछे रह गया उसे रहने दो। ये दोनों मॉडल में फ़र्क है। पूंजीवादी अमेरिका यूरोप में काम करता है, समाजवादी सोवियत संघ में काम करता था। सोवियत संघ जिसे आज हम रशिया के नाम से जानते हैं, ठीक है, रशिया उसका हेड होता था। वैसे सोवियत संघ का मतलब था कि बहुत सारे देशों का गुट था, ठीक है। इसी को देखते हुए हमने सबसे पहले एक हमारे यहाँ बॉम्बे योजना आया 1944 में है। यहाँ पे बहुत सारे मतभेदों के बावजूद एक बात पर आम सहमति थी कि विकास को निजी हाथों में नहीं छोड़ा जा सकता। मतलब यहाँ पे बहुत सारे डिस्कशन हुए, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए। उसके बाद जाके एक मतलब एक उनके पास कॉमन जो थिंकिंग थी वो क्या थी कि भैया जो डेवलपमेंट है ना, किसी एक बंदे के हाथ में नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तथा विकास की डिजाइन या योजना विकसित करने की आवश्यकता को सरकार को है। मतलब सरकार के लिए क्या करना है, जैसे हुई डेवलपमेंट के डिजाइन, योजना, इन सबको क्या करना है, इनका विकास कराना क्या था, सरकार का काम था। कहता 1944 में बड़े उद्योगपतियों के एक वर्ग ने मिलकर देश में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था स्थापित करने के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया। मतलब 1944 में कुछ ग्रुप जो फैक्ट्री इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रुप थे, उन्होंने क्या किया, मिलकर देश में क्या किया कि योजनाबद्ध इकोनॉमिकल को क्या करेंगे, हम डेवलप करेंगे। उसके लिए इन्होंने क्या किया, विकास का एक प्रस्ताव तैयार किया। इसे बॉम्बे योजना कहा गया। बॉम्बे योजना यह चाहती थी कि राज्य औद्योगिक और अन्य आर्थिक निवेश पर प्रमुख पहल करे, ठीक है। मतलब जो बॉम्बे योजना क्या चाहती थी कि जो कंट्री है वो क्या करे, इंडस्ट्रियल एरिया पे और इकोनॉमिकल इन्वेस्टमेंट पे क्या करे, अपनी पहल रखे, मतलब भूमिका निभाए, ठीक है। भारत के स्वतंत्र होने के तुरंत बाद, मतलब भारत जैसे ही आज़ाद हुआ उसके बाद हमने क्या किया, 1947 भारत आज़ाद हुआ, हमने देखा कि हम ये जो 1944 का जो मॉडल आया था ना, इसको ना इसकी फैक्ट्री लगाई गई थी, ठीक है। साउथ में इसकी फैक्ट्री लगाई गई थी, जिसको क्या किया, कॉमन पीपल ने उसको उजाड़ के फेंक दिया। बोले यहाँ पे इंडस्ट्री बनेगा तो हमारा नुकसान होगा। तो जब ये उजाड़ के फेंका गया, जब आम आदमी जब से फेंके, इस पर बहुत सारे विरोध हुए, तो हमारे नेताओं को समझ में आ गया कि नहीं, हमें पहले फैक्ट्री नहीं लगाना है। क्योंकि उनकी सोच थी कि भैया हम पहले खेती पे ध्यान दें या हम पहले फैक्ट्री लगा लें। तो उनको इसी एग्जाम्पल से मिल गया कि नहीं, हमें तो फैक्ट्री नहीं लगानी चाहिए, पहले हमें क्या करना चाहिए, खेती पे ध्यान देना चाहिए। उससे पहले इन्होंने क्या किया, एक योजना आयोग बनाया। योजना आयोग कहते हैं कि ये एक गैर संवैधानिक संस्था थी। जो गैर संवैधानिक है मतलब संविधान से हटके बनाया गया था। इसका गठन क्या किया गया था, इसका गठन 15 मार्च 1950 में मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव के द्वारा किया गया था। जिसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, प्रधानमंत्री थे, ठीक है, क्लियर। ये सलाहकारी निकाय पे थी। मतलब इसमें ज़्यादातर क्या होता था, ओपिनियन बेस पे काम होता था, ठीक है। जिसमें से आपके अध्यक्ष पहले प्रधानमंत्री जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू वो थे। फिर इसके जो उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा, मतलब हेड ये थे, और ये दूसरे वाइस हेड थे, क्लियर। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को खत्म कर दिया गया, ठीक है। और योजना आयोग की जगह कौन आ गया, नीति आयोग आ गया, क्लियर। पंचवर्षीय योजना को 2015 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वो वाली जो पार्टी थी एनडीए सरकार ने समाप्त कर दिया। इसलिए 12वीं पंचवर्षीय योजना को भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना का माना जाता है। क्या कहता है यहाँ पे कि 2015 का हमारा पंचवर्षीय योजना जो योजना आयोग है वो खत्म हो गया। खत्म होने के कारण हमारे पंच योजना आयोग कितने हुए थे, पंचवर्षीय योजना 12 हुए थे। कितने हुए थे, 12। इसलिए 12वीं को ही क्या माना गया, अंतिम पंचवर्षीय योजना माना गया, ठीक है। उसके बाद नीति आयोग चालू हो गया। कौन चालू हो गया, नीति आयोग, जो कि 2015 में शुरू हो गया। कह 10 को पुरानी पंचवर्षीय योजना के स्थान पर 3 वर्षीय कार्य योजना आ गई। मतलब पहले क्या था, पंचवर्षीय योजना 5 साल पे चलाया जाता था, ठीक है। उसके बारे में मैं नीचे बताऊंगा आपको अच्छे से। उसके बाद नीति आयोग है जो कि क्या करने लग गया, हर 3 साल के बाद ये कार्य चलाने की शुरुआत कर दी, ठीक है। मोदी मंत्रिमंडल में योजना आयोग का स्थान ले लिया, ठीक है। मोदी जी ने क्या किया, नीति आयोग बनाया और उनके हेड मोदी जी बन गए। 1 अप्रैल 2017 को 3 वर्षीय कार्य योजना की क्या हुई, शुरुआत हो गई, क्लियर। प्रारंभिक पहल के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। कहते सोवियत संघ की तरह भारत के योजना आयोग ने भी पंचवर्षीय योजना को चुना। मतलब सोवियत संघ में जैसे पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान्स को इस्टेब्लिश किया था, वैसे इंडिया ने क्या किया, 5 ईयर प्लान्स को इस्टेब्लिश किया। दिसंबर 1951 में फर्स्ट पंचवर्षीय योजना, फर्स्ट 5 ईयर प्लान को वास्तविक दर्जा देने की कोशिश की भारत ने, ठीक है। इनके अंदर बहुत सारी उत्साह पैदा हुई कि हम कैसे फर्स्ट पंचवर्षीय को चलाएंगे, कैसे चलेगी, ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंड भी चली, कब चली, 56 में। फिर थर्ड चली, कब चली, 61 में। तो ऐसे हमारे टोटल 12 पंचवर्षीय योजना से चली, जिसमें से हमें मेन जो है वो 3 पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ना है।
प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है 1951 में शुरू की गई, जिसमें मुख्य उद्देश्य क्या था, प्राथमिक क्षेत्र विकास पर केंद्रित करना, मतलब हमारे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पे ज़्यादा इसको काम किया गया। ठीक है, हमें क्या करना था, इसमें प्रोडक्शन करना था, खेती का प्रोडक्शन करना था। खेती में प्रोडक्शन में क्या क्या टेक्निक्स लगेगा, क्या टूल्स लगेंगे, कौन कौन से बीज लगेंगे, इन पे हमें मेनली ज़्यादा ध्यान देना था। ठीक है, कहते हैं इस पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू और उपाध्यक्ष गुलजारी नंदा थे। कहते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना में मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र पर ज़्यादा ध्यान दिया गया, बताया मैंने आपको, जिसमें बांध हो गया, सिंचाई हो गया, इन सब पे ज़्यादा पैसा खर्च किया गया। योजनाक्रम में एक मूल उद्देश्य राष्ट्र के स्तर को बढ़ाना था, मतलब जो हमारे स्टेट जो नेशन है, नेशन की जो इनकम है उनको क्या करना था, ग्रो करने के लिए हमारा योजना आयोग बनाया गया था, और योजनाकारों का यही मेन क्या था, मोटिव था। नियोजित प्रक्रिया के प्रथम चरण से लेकर तीसरे चरण पंचवर्षीय योजना तक के अंत तक लोगों की बचत में वृद्धि हुई। मतलब देखो, पहले पंचवर्षीय से लेकर तीसरे पंचवर्षीय के बीच में लोगों की जो बचत थी उसमें क्या होने लगी, वृद्धि हो गई, मतलब जो सेविंग्स थे उनमें क्या हो गई, बढ़ोतरी होने लग गई, और यह योजना सफल रही। कहते हैं जो 3.6% की जो इंक्रीजमेंट थी वो हासिल की गई 2.1% का लक्ष्य से अधिक, मतलब उनका जो लक्ष्य बनाया गया था कि हम जो पहले पंचवर्षीय योजना है उसमें क्या करेंगे, हम 2.1% का लक्ष्य तय करेंगे, कितना हमारा होना चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा हुआ, जो कि क्या रहा, सफल रहा। इस योजना के अंत में देश में 5 IIT स्थापित किए गए, मतलब पाँच IIT स्थापित किए गए। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट किया गया भारत में इस योजना के तहत। सेकेंड 5 ईयर प्लान 1956 से 61 में हुआ था। कहता है इसका निर्माण जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, दूसरे में भी जवाहरलाल नेहरू थे। यह वर्ष 1953 में PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। अच्छा, ये PC महालनोबिस याद रखना, सेकंड 5 ईयर प्लान को PC महालनोबिस के नाम से जानते हैं, और जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है उसे हैरोल्ड डॉमर मॉडल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये दोनों भी याद रखिएगा, शायद मेरे से पहला वाला रह गया था। चलिए, अब फर्स्ट में क्या था, एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया गया था। अब सेकंड जो मॉडल तैयार हुआ था महालनोबिस के द्वारा, यहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं, अब यहाँ पे इंडस्ट्री पे बात किया गया कि अब इंडस्ट्री में हमें क्या करना है, ध्यान देना है, औद्योगिक विकास करना है। यह योजना अपने लक्ष्य से 4.5% से पीछे रही, मतलब इनका 4.5% की वृद्धि दर हासिल हुई। देखो यहाँ पे क्या कहते हैं कि ये योजना इतना 4.5% से क्या रहेगी, पीछे रहेगी। ठीक है, लेकिन उनको करना कितना था, 4.27% की वृद्धि दर हासिल हुई, मतलब इतना हासिल हुआ लेकिन इतना परसेंट क्या हुआ, कम हो गया। क्लियर। हालांकि इस योजना की कई विशेषज्ञों द्वारा आलोचना की गई कि परिणाम स्वरूप भारत को वर्ष 1957 में भुगतान संकट का सामना करना पड़ा। देखो यहाँ पे क्या कहते हैं कि जो सेकंड पंचवर्षीय योजना हुआ, इसमें क्या हुआ, हमने जो लक्ष्य रखा था उसमें क्या हुआ, 4.5% क्या हुआ, नीचे गिर गया, लेकिन हमारी कुछ वृद्धि हुई। क्या वृद्धि हुई, 4.27% की वृद्धि हुई, जिसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे जो विशेषज्ञ थे जिनकी आलोचना थी कि भारत ने क्या किया, एक बहुत बड़ा संकट को क्या किया, सामना किया, ये पूरा बता रहा है। सर थर्ड 5 ईयर प्लान जो है वो 1961 में, याद रखना ये हर 5 साल, 5 ईयर प्लान मतलब 5 साल के लिए चलाया गया प्लान था ये। ठीक है, थर्ड 5 ईयर प्लान में भी कौन थे, नेहरू जी थे। क्लियर। इस अवधि में क्या हुआ, इस योजना आयोग के उपाध्यक्ष DR गाडगिल के नाम पर गाडगिल योजना भी कहा जाता है। ठीक है, थर्ड पंचवर्षीय योजना को क्या, किस नाम से, DR गाडगिल। पहले पंचवर्षीय योजना डॉमर मॉडल, सेकंड पंचवर्षीय योजना PC महालनोबिस, थर्ड पंचवर्षीय योजना DR गाडगिल। ठीक है, गाडगिल योजना के नाम से जानते हैं। इसका जो मेन लक्ष्य था ये कृषि गेहूं उत्पादन पर, मतलब मेन अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र बनाना था। ठीक है, मुख्य लक्ष्य क्या था, इकोनॉमी को ज़्यादा डेवलप करना, जिसमें एग्रीकल्चर और गेहूं के उत्पादन में क्या किया गया, रिफॉर्म्स किए गए। इस योजना का क्रियान्वयन के दौरान भारत 2 युद्ध में शामिल रहा। ये चीज़ कॉमन है। देखो क्या था, मैं बताता हूँ इसकी पूरी कहानी। क्या हुआ था कि जब सेकंड पंचवर्षीय योजना, थर्ड पंचवर्षीय योजना चल रही थी, थर्ड 5 ईयर प्लान, तो 1961 से 66 का चल रहा था। तो इसी बीच में हमने 2 लड़ाई लड़ ली, एक तो चाइना के साथ लड़ लिया, दूसरा पाकिस्तान के साथ लड़ लिया। चाइना के साथ हमने लड़ा 1962 में, पाकिस्तान के साथ लड़ लिया हमने 1965 में। तो वही चीज़ कहता है कि 1962 में चीन भारत युद्ध हो गया, 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हो गया। इन दोनों युद्धों ने क्या किया, हमारी अर्थव्यवस्था को कमजोर कर दिया। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, रक्षा उद्योग, भारतीय सेना, मूल्य स्थिरीकरण, ये सारी चीज़ों में क्या हुआ, हमारा ज़्यादा ध्यान चला गया, जिसकी वजह से ये जो थर्ड पंचवर्षीय योजना था जिसमें हम ज़्यादा सफल नहीं रह पाया। प्रमुख विवाद की बात करें
तो प्रारंभिक वर्षों में अपनाई गई विकास की रणनीति ने कई महत्वपूर्ण प्रश्न खड़े किए, जैसे कृषि बनाम उद्योग। कहते हैं कि कई लोग का मानना था कि दूसरे पंचवर्षीय योजना में विकास के लिए कृषि संबंधी रणनीति का अभाव था। मतलब जो कई लोगों का यह मानना था कि जो सेकंड पंचवर्षीय योजना था उसमें विकास के लिए एग्रीकल्चर पे होना चाहिए था, जो कि क्या था उसका अभाव था। कहते तथा उद्योग पर जोर देने से कृषि और ग्रामीण भारत को नुकसान उठाना पड़ा। कहते कि हमने क्या किया, सेकंड में हमने फैक्ट्री पे ध्यान दे दिया, जिसके कारण से क्या हुआ, जो एग्रीकल्चर था और जो रूरल एरिया था इंडिया का, उसको क्या हुआ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, बहुत सारे नुकसान उठाने पड़े। ठीक, वही चीज बोलते हैं। कहते हैं गांधीवादी अर्थशास्त्री जेसी कुमार रप्पा, गांधीवादी से अर्ध इकोनॉमिस्ट थे गांधीवादी, वो कौन थे, जेसी कुमार रप्पा ने एक वैकल्पिक खाका प्रस्तावित किया जिसमें ग्रामीण औद्योगिकरण पर अधिक जोर दिया। ठीक है, उन्होंने एक नॉर्मल ये रिपोर्ट तैयार किया जिसमें ज़्यादातर रूरल औद्योगिकरण पर क्या किया, जोर दिया, टेक्नोलॉजी पर। ठीक है, अन्य लोगों का मानना था कि औद्योगिक जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है, ठीक है, इसमें भारी वृद्धि के बिना गरीबी को चक्र से मुक्ति नहीं मिल सकी। देखो जो हमारा जो प्रोडक्शन चला, जो भी हमारा 3 पंचवर्षीय योजना 3-5 ईयर प्लान चला, ये तीनों 5 ईयर प्लान जो चले ना, ये ज़्यादातर इधर चले, किधर से, वेस्ट इंडिया की तरफ या तो हमारे नॉर्थ इंडिया की तरफ। नॉर्थ इंडिया में भी पूरा नॉर्थ नहीं गया, कहाँ पे गया, पंजाब गया, हरियाणा गया और वेस्ट यूपी गया। इतना ही ये क्या होगा, फैला फूला, जिसकी वजह से आज देखते हो पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी क्या अच्छा खासा पैसे वाला है। सार्वजनिक बनाम निजी क्षेत्र की बात करते हैं। कहते हैं भारत ना तो विकास के पूंजीवादी मॉडल का अनुसरण किया जिसमें विकास को पूरी तरीके से निजी क्षेत्र पर छोड़ दिया जाए, न ही उसने समाजवादी मॉडल का अनुसरण किया जिसमें निजी संपत्ति को समाप्त कर दिया जाए। देखो सार्वजनिक बनाम निजी क्षेत्र क्या बताता है इसमें, कि ना ही भारत ने पूंजीवादी को अपनाया, न ही भारत ने समाजवादी को अपनाया। इसका मतलब मैंने आपको समझाया था, पूंजीवादी क्या है कि जो बिल्कुल निजी क्षेत्र पे छोड़ दे कि भैया ये तेरा है, तू इस पे विकास कर, तो ये तेरा, तू इस पे विकास कर। ठीक है, वहीं क्या किया इसने, ना ही सार्वजनिक अपनाया कि समाजवादी की सब कुछ निजी संपत्ति खत्म ही कर दे, किसी की कोई निजी संपत्ति नहीं है, सब समाप्त कर दो। इन दोनों में से कुछ नहीं भारत ने अपनाया और सभी उत्पादन को राज्य द्वारा नियंत्रित किया गया था। भारत के द्वारा क्या था, जितने भी प्रोडक्शन थे उसको स्टेट इन कंट्री द्वारा क्या किया गया था, कंट्रोल किया गया था। इन दोनों मॉडलों के तत्वों पर भारत को ने एक साथ मिला दिया गया। ठीक है, भारत को एक साथ मिलाने काम किया गया दोनों मॉडल, जिसके कारण से क्या हुआ, ये दोनों जो हमारे पूंजीवादी समाजवादी दोनों मॉडल, इन दोनों को क्या कर दिया, हमारे भारत को एक नया मॉडल देने की कोशिश किया जिसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। तो हमारे कितने मॉडल हो गए, 3 मॉडल। पहला क्या होता है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और थर्ड हो गया हमारा मिक्स्ड। ठीक है, तो हमारा जो था वो मिक्स्ड मॉडल था। अमेरिका का क्या था, कैपिटलिस्ट था। रशिया का क्या था, सोशलिस्ट था। क्लियर। आलोचकों ने, जो आलोचक थे, ठीक है, उन्होंने तर्क दिया कि योजनाकारों ने निजी क्षेत्र को पर्याप्त स्थान और विकास के लिए प्रोत्साहन देने से इनकार कर दिया। मतलब जो जिनका अपना खुद का जमीन होता है, खुद का सब कुछ होता है, उनको ना देके उन्होंने क्या किया, डेवलपमेंट के लिए उनको क्या किया, क्रिटिसाइज करने की कोशिश किया। दूसरी ओर ऐसे आलोचक भी हैं थे जो सोचते थे कि राज्य ने पर्याप्त काम नहीं किया। मतलब वो कहते हैं, उन दूसरे आलोचक जो थे वो कहते कि जो हमारा कंट्री है वो जितना हमारे इस कंट्री के लिए करना था उतना नहीं कर पाए। उन्होंने बताया कि राज्य ने सार्वजनिक शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के लिए कोई महत्वपूर्ण राशि खर्च नहीं की। मतलब उन्होंने क्या किया, जो गवर्नमेंटल मतलब जो पब्लिक एजुकेशन हो गया, ठीक है, पब्लिक हेल्थ हो गया, इन सब पे ज़्यादा पैसा खर्च नहीं की, बल्कि इन्होंने क्या किया, डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान दिया। ये कुछ आलोचकों का कहना था। अच्छा, यहाँ पे राज्य आप बार बार देख रहे हो ना, ये राज्य पॉलिटिक्स में कभी कभी राज्य के लिए यूज होता है, लेकिन मेनली ज़्यादातर जगहों पर ये राज्य का यूज कंट्री के लिए किया जाता है। ठीक है, ये मत समझिएगा क्या टीचर मिला है भैया। चलिए नेक्स्ट बताते हैं आपको कि कुछ इसके मेन रिजल्ट थे। जैसे देश के अधिकांश भागों में भूमि सुधार प्रभावी रूप से नहीं हुई। जैसे देख कि क्या हुआ, मैंने आपको बताया कि ये जो मॉडल चला ये पूरे इंडिया में प्रभावित नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैंने बताया कि आपको ये कुछ हिस्सों को चुन के वहाँ पे जहाँ पे फैसिलिटीज़ अच्छी थी, जहाँ से प्रोडक्शन अच्छा खासा मिल जाए सरकार को, वहाँ पे उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया, जिसकी वजह से अधिकांश भाग में क्या हुआ, लैंड रिफॉर्म्स का काम सही से नहीं हुआ। राजनीतिक सत्ता भूस्वामी वर्ग में, देखो आप जिनके पास अच्छा खासा लैंड था, जिनका रिवेन्यू अच्छा से
जनरेट हुआ, जिनके पास पैसा अच्छा है वो क्या हो गया, आप पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल सत्ता में आना शुरू कर दिया। बड़े उद्योगपति लाभान्वित तो होते रहे, मतलब बड़े बड़े जो फैक्ट्री इंडस्ट्रियल थे वो क्या हो गए, प्रॉफिट में होते चले गए, वो इंक्रीज होते चले गए, फलते फूलते चले गए, ठीक है। जबकि गरीब में कोई खास कमी नहीं आई, मतलब गरीबी की दर घटी नहीं, गरीब और बढ़ते चले गए, ठीक है। वही यहाँ पे कहता है नियोजित विकास, ठीक है, के लिए प्रारंभिक पहल देश के आर्थिक विकास और उसके सभी नागरिकों की भलाई के लक्ष्यों को साकार करने के लिए की गई थी। मतलब जो वहाँ पे क्यों सिस्टमेटिक डेवलपमेंट की बात कर रहा है कि इसके बारे में इकोनॉमिकल जो डेवलपमेंट किया हमने, उसमें नागरिकों के भलाई के लक्ष्य को साकार करने के लिए भी किया गया था। मतलब कि लोग जो हैं उनका क्या हो, भला हो, जैसे जो गरीब लोग हैं उनको क्या उठाने की कोशिश किया जाए, ठीक है। असमान विकास से लाभान्वित होने वाले शीघ्र ही राजनीतिक रूप से शक्तिशाली हो गए और वांछित देश दिशा में आगे बढ़ना और कठिन भी हो गया। देखो यहाँ पे क्या था, अब क्या था, डेवलपमेंट असमान चल रहा था। कैसे असमान चल रहा था, जो जिनके पास अच्छा खासा पैसा था उनको सरकार ने क्या किया, और मदद की, जिसकी वजह से और प्रोडक्शन करे। जो गरीब थे उनको ज़्यादा फायदा नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से क्या हुआ, इन दोनों के कारण यहाँ पे राजनीतिक रूप से शक्तिशाली होते चले गए और ये लोग आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन जो पीछे रह गए तो उनको आगे बढ़ने में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ने लग गया। कहते हैं नींव की बात करें तो नियोजित विकास के प्रारंभिक चरण में भारत के भावी आर्थिक विकास की नींव रखी गई। मतलब कहते हैं कि भारत के नियोजित विकास के जो स्टार्टिंग जो चरण है, मतलब फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है, उसमें हमने क्या किया, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान दिया गया, ठीक है। इसमें जो हो गया हमारा इरिगेशन सिस्टम हो गया, सिंचाई हो गया, ठीक है, बिजली इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का हो गया, भाखड़ा नागल हो गया, हीराकुंड डैम हो गया, इन सब पे हमने क्या किया, ज़्यादा ध्यान दिया। वहीं कहते हैं कि पब्लिक एरिया जैसे हो गया, भारी उद्योग, इस्पात संयंत्र, तेल रिफाइनरी, विनिर्माण इकाई, रक्षा उत्पादन, इन सब पे भी हमने क्या किया, इस अवधि के दौरान शुरू किए गए थे। परिवहन एवं संचार के बुनियादी ढांचे में काफ़ी सुधार हुआ। मतलब क्या इसमें कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट में हमने क्या किया, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर जो मेन स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर हमने ध्यान दिया। साथ ही साथ बोलता है यहाँ पे कि भूमि सुधार बहुत अधिक मात्रा में, लैंड रिफॉर्म्स, कृषि क्षेत्र में इस अवधि में भूमि सुधार के गंभीर प्रयास देखे गए, ठीक है, जिनमें जमींदार की औपनिवेशिक प्रणाली का उन्मूलन भी किया गया। मतलब यहाँ पे क्या बोलता है कि हमने क्या किया, यहाँ पे लैंड रिफॉर्म बहुत सारे किया है, क्योंकि भैया देखो यहाँ पे प्रोडक्शन करना था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान चल रहा था, जिसमें हमारे अधिक से अधिक प्रोडक्शन हो, उसके लिए क्या किया हमने, लैंड रिफॉर्म्स को बहुत ज़्यादा मात्रा में किया। भूमि के एकीकरण के प्रयास किया, मतलब जमीन को क्या किया जाए कि एकीकरण किया जाए, एक किया जाए, भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों को एक स्थान पर लगाना ताकि खेत का आकार क्या हो, बड़ा हो सके, ठीक है। काफ़ी हद तक सफल रहे ये सब काम करने में। हालांकि कुछ शीर्ष नेताओं की शुभकामनाओं के बावजूद प्रमुख सामाजिक समूह हमेशा नीति निर्माण और कार्यान्वयन को प्रभावित रूप से नियंत्रित करते रहे। मतलब वही चीज़ कहता है कि कुछ नेता जो थे अच्छे खासे थे, जिनके शुभकामनाओं की वजह से सामाजिक समूह जो थे, मतलब ग्रुप ऑफ मेंबर्स, एक सोशल ग्रुप जो था, उन्होंने क्या किया, नीति निर्माण में हमारे साथ क्या किया, कंट्रोल और हमारे साथ हेल्प करने की कोशिश की। उसी के साथ साथ भारत में क्या चला, भारत में हरित क्रांति चला, जिसके जो जनक माने जाते थे मनकोम्बू सम शिवन स्वामीनाथन माने जाते थे, ठीक है। डॉक्टर मनकोम्बू सम शिवन स्वामीनाथन माने जाते हैं भारत के हरित क्रांति के जनक, ठीक है। जनक इंग्लिश में फादर बोलते हैं, ठीक है। हरित क्रांति के फादर कौन थे, फर्स्ट 5 ईयर प्लान के फादर कौन थे, सेकंड 5 ईयर प्लान के फादर कौन थे, थर्ड 5 ईयर प्लान के फादर कौन थे। फादर या भी कह सकते हो कि उनके फर्स्ट 5 ईयर प्लान को किस नाम से जानते हैं, ये सारी चीज़ें बोलते हैं, ठीक है। कृषि क्षेत्र में कायाकल्प के लिए जाने जाने वाले स्वामीनाथन ने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी भारत को खाद्य सुरक्षा में आत्मनिर्भर बनाया। कहते हैं कि जो एग्रीकल्चर एरिया में इंडिया के पास इतने सारे क्या हो रहे थे, चुनौतीपूर्ण परिस्थिति आ रही थी, ठीक है, इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उसी के बीच भी हमारे जो स्वामीनाथन ने क्या किया, कॉमन पीपल्स के फूड सिक्योरिटी की क्या की, फूड सिक्योरिटी के लिए लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की, ठीक है, सेल्फ डिपेंडेंट। चलिए इसी के ऊपर हरित क्रांति के बाद ऊपर एक टॉपिक पढ़ते हैं। कहते हैं हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से 67 में हुई था, मतलब इसी टाइम पे हुआ था। कहते हैं उस समय भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, खाद्य मंत्री चिदम्बरम सुब्रमण्यम थे। हरित क्रांति शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले विलियम एस गॉड ने किया था। ये क्वेश्चन भी पूछ देगा, हरित क्रांति का जो शब्द था उसके सबसे पहले इस्तेमाल किस गॉड ने किया था, तो विलियम एस गॉड ने किया था,
ठीक है। वे अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए संयुक्त राज्य एजेंसी के पूर्व प्रशासक थे। मतलब जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट के लिए ना, जो यूएसए संयुक्त राज्य जो यूएसए की एजेंसी है उसके पूर्व प्रशासक थे। कौन? विलियम एस गॉड। इन्होंने हरित क्रांति वर्ड के शुरू की थी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है। दुनिया भर में ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक नॉर्मन, मतलब अगर बात करें वर्ल्ड में तो जो जनक माने जाते हैं वो नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। ठीक है। यह 1970 में उन्हें उच्च उपज देने वाली किस्मों को विकसित करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला था। किसे? नॉर्मन बोरलॉग को इन्हें नोबेल पीस अवार्ड भी मिला था। हरित क्रांति के दौरान उच्च उत्पादक क्षमता वाले बीज का इस्तेमाल करते हैं, आधुनिक उपकरण का इस्तेमाल जैसे सिंचाई की व्यवस्था, कृत्रिम खाद्यों, ठीक है, कीटनाशक जो होते हैं, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, इन सब का क्या क्या यूज करना सिखाया। इन हरित क्रांतियों ने लाखों लोगों की भूखमरी से रक्षा की। मतलब ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ जिसकी वजह से लाखों लोग जो भूखमरी से मर रहे थे उनकी क्या की, इन्होंने सिक्योरिटी की। ठीक है, उनको सपोर्ट किया। साथ ही कहता है यह निर्णय लिया गया कि उन क्षेत्रों में अधिकांश संसाधन लगाए जाए जहां पहले से ही सिंचाई की सुविधा है तथा जो किसान पहले से ही समृद्ध हैं। अच्छा, हरित क्रांति चला गया उस जगह पे ज़्यादा चला गया, वहां पे ज़्यादा है ये सब संसाधन दिए गए, रिसोर्सेज दिए गए, जहाँ पे क्या किया, जहाँ से पहले से सुविधाएं, सिंचाई सुविधा हो, जहाँ पे किसान पहले से समृद्ध हो। मतलब ये भी कहीं ना कहीं आपको ये दिख रहा है कि हरित क्रांति भी अमीरों को और अमीर करने की एक पॉलिसी थी। अमीर फार्मर्स, जो रिच फार्मर थे, पीजेंट्स थे, उनको और रिच करने की एक पॉलिसी थी। कौन सी? हरित क्रांति। क्योंकि यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि ये सिंचाई व्यवस्था वहाँ पे संसाधन अधिक लगाए गए जहाँ पे ये, वहाँ पे लोग, जहाँ पे किसान क्या थे, पहले से समृद्ध थे। सरकार ने किसानों की उपज को एक निश्चित कीमत पर खरीदने की गारंटी दी। सरकार ने कहा कि देखो भैया तुम प्रोडक्शन करो, हम तुम्हारे एक निश्चित कीमत पर इतना, मतलब उस चीज़ का हम इतना पैसा देंगे कि आप उससे क्या हो, सेटिस्फाई हो। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, हरित क्रांति की शुरुआत। यहीं से जो हरित क्रांति की शुरुआत थी। ठीक है। हरित क्रांति के से केवल मध्यम कृषि विकास, मुख्य रूप से गेहूं उत्पादन में वृद्धि हुई। ठीक है। देश में खाद्यान्न की उपलब्धता बढ़ी। ठीक है, देश में क्या हुआ, खाने पीने की जो सामान थे वो उसमें क्या हुआ, इंक्रीजमेंट हुआ। लेकिन वर्गों और क्षेत्रों के बीच ध्रुवीकरण बढ़ गया। मतलब देखो अब क्या था, यहाँ पे जो कास्ट, क्लासेस और जो एरिया, इन सब में क्या हुआ, अब यहाँ पे दूरी बढ़ने लग गया। दूरी मतलब यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होने लग गया, यहाँ पे डिफरेंसेस देखने लग गए। क्या डिफरेंसेस? जो पहले से भैया किसान जो अच्छे खासे थे उन पे ज़्यादा मदद किया गया, जो किसान अच्छे खासे नहीं थे उन पे ध्यान नहीं दिया गया। जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, इन सब क्षेत्रों में क्या किया, दृष्टि से समृद्ध हो गया, लेकिन जबकि अन्य पिछड़े रह गए। ठीक है। और झारखंड हो गया, बिहार हो गया, यूपी का ईस्ट पार्ट हो गया। ठीक है। बाकी जगह पे कोई ध्यान नहीं दिया गया, मेन इन्हीं तीन पे ध्यान दिया गया, जिसकी वजह से आज ये क्या है, सबसे पावरफुल दिखते हैं हमारे एरिया में, इन इंडिया। हरित क्रांति के प्रभाव बात करें, गरीब किसान और जमींदारों के बीच तीव्र अंतर ने वामपंथी संगठन के लिए गरीब किसानों के संगठित करने के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा कर दी। ठीक है। यहाँ पे देखिए गरीब किसान जो है और जमींदार, इन दोनों के बीच में अंतर पैदा कर दिया। वामपंथी संगठन जो गरीब किसानों को संगठित करने की कोशिश की, उनके लिए यहाँ पे क्या किया, दोनों के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा कर दी कि भैया आप यहाँ पे गरीब अमीर किसानों के बीच में भेदभाव होना शुरू किया। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप मध्यम किसान वर्ग का भी उदय हुआ। मतलब एक मिडिल क्लास पीजेंट का भी क्या हुआ, राइजेस हुआ। कौन से? हरित क्रांति के द्वारा। बाद के घटनाक्रम, 1960 के दशक में अंत में भारत में विकास ने एक बड़ा मोड़ लिया। 1967 के अवधि में निजी उद्योग पर कई नए प्रतिबंध लगाए गए। 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ये इंदिरा गांधी के टाइम किया था। ठीक है। इंदिरा गांधी ने क्या किया था, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। ठीक है। नेशनलाइज किया था 14 बैंकों को। सरकार ने कई गरीब समर्थक कार्यक्रम की घोषणा की। ठीक है। इस परिवर्तनों के साथ साथ समाजवादी नीतियों की और एक वैचारिक झुकाव हुआ। मतलब समाजवादी पॉलिसी की तरफ लोगों का क्या हुआ, झुकाव हुआ। इस जोर ने देश के भीतर राजनीतिक दलों और विशेषज्ञों के बीच गर्मा गर्म बहस को जन्म दिया। मतलब अभी ये जो जितने सारे जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, इसने क्या किया, राजनीतिक दल, विशेषज्ञ जो होते हैं, जो थिंकर्स होते हैं, इनके बीच में क्या हुआ, एक बहुत बड़ा हॉट डिस्कशन के ऊपर क्या किया, इनको खड़ा कर दिया। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति 1970 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है। ये क्रांति
मेनली डेयरी फार्मिंग के लिए हुआ था, मतलब मिल्क प्रोडक्शन के ऊपर हुआ था। ठीक है, भारत में 1970 में श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई। दुनिया के सबसे बड़े डेयरी विकास कार्यक्रम का नेतृत्व डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने किया था, इसलिए इसे श्वेत क्रांति के फादर भी कहते हैं। जनक क्वेश्चन मेरे पेपर में आया था, 2020 में मैंने जब पेपर दिया था तो हमारा क्वेश्चन यही था कि श्वेत क्रांति के फादर कौन है, तो आप याद रखिएगा डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ठीक है, इन्हें ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हैं। इसने दूध की कमी झेल रहे देश को दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करने वाला देश बना दिया। वर्गीस कुरियन, जहाँ पे दूध की कमी थी, लोग दूध से परेशान हो रहे थे, वहाँ उसीरियम दूध का प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, वहीं पे इसने क्या किया, सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करने वाला देश उसे बना दिया। फिर आता है नीली क्रांति, जिसे बोलते हैं ब्लू रेवोल्यूशन। नीली क्रांति इसमें मेनली फिश प्रोडक्शन के ऊपर बात करता है, समुद्री जो जलीय कृषि। ठीक है, समुद्र पे जो डिपेंड होते हैं, जो क्या करते हैं, फिश का एग्रीकल्चर करते हैं, फिश उगाते हैं, फिश मतलब उगा रहा हूँ क्या, मैं पागल हो गया। फिश का जो क्या करते हैं, पानी में उनको बड़ा करते हैं, फिश पालने का काम करते हैं। ठीक है, क्लियर। तो इस पे ज़्यादातर बात किया गया। कहते हैं कृषि के उत्पादकता स्तर को बढ़ाती है। ठीक है, नीली क्रांति की शुरुआत हरिलाल चौधरी ने की थी। किसने की थी? हरिलाल चौधरी ने, जिन्हें नीली क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। अच्छा देखिए, यहाँ पे आपको मैंने अब सबको बताया फर्स्ट ईयर प्लान का जनक कौन है, सेकंड ईयर प्लान का, थर्ड ईयर प्लान का श्वेत क्रांति का जनक कौन है, नीली क्रांति का जनक कौन है, फिर ये आपके कौन सा, ये हरित क्रांति के जनक कौन है। सबके जनक याद कीजिएगा, क्योंकि इस पेपर इससे बनता है। और फिर आपका योजना आयोग, नीति आयोग कैसे चेंज हुआ, इसके बारे में पेपर में पूछता है। आज की वीडियो यहीं तक। आपका क्या हो गया, पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी पूरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपने मेरा चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, ताकि मैं क्या हो और वीडियो बना सकूं। आप लोग की वजह से क्या हो, मेरे को प्रोत्साहन मिलता रहे। ठीक है, और बेल आइकन ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि क्या हो, कल को कोई भी वीडियो मैं डालूं तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए, जय हिंद, बाय।